हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम चेकलिस्ट शीट को समझेंगे। चेकलिस्ट शीट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शीट बन जाती है अगर आप किसी फैक्ट्री को या किसी कंपनी को मैनेज करना चाहते हो। इस शीट की मदद से आप अपने एम्प्लॉय को डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे एंड ईयरली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे काम असाइन कर सकते हो और एट दी एंड उसकी एक रिपोर्ट निकाल सकते हो। उस रिपोर्ट में आप ये बता सकते हो कि उसको इस टाइम काम दिया गया था और उसने इतना इतना लेट काम किया तो उसका एवरेज स्कोर क्या बनता है, सो दैट आप फ्यूचर में उसका प्रमोशन वगैरह देख सको। अगर कोई एम्प्लॉय है जो टाइमली अपने काम को डन करता है तो आप उसका डेफिनेटली प्रमोशन करोगे। इस चेकलिस्ट शीट की मदद से मैं आपको एक डैशबोर्ड बनाना भी सिखाऊंगा। डैशबोर्ड किस तरीके से बना सकते हो आप। तो चलिए शुरू करते हैं चेकलिस्ट शीट को समझना स्टेप बाय स्टेप। चेकलिस्ट शीट के काम को समझने से पहले मैं आपको इसको ब्रीफ कर देता हूँ। बेसिकली आपको कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है। तो आप पहले सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग वाली शीट में जाओगे। सेटिंग वाली शीट में आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयज आपके देखने के लिए मिलेंगे। नेम ऑफ एम्प्लॉयज में आपको उन लोगों के नाम डाल देने हैं जो आपकी फैक्ट्री या कंपनी में काम करते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम दिया गया है जो कि डी कॉलम है, आपको इसको नहीं छेड़ना है। उसके बाद अगर हम आते हैं टास्क लिस्ट शीट पे, टास्क लिस्ट शीट हमारी जो है टास्क असाइन करने की शीट है। यहाँ पे आपको वो टास्क डालने हैं जो आप एम्प्लॉयज को असाइन करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए अमन शर्मा है यहाँ पे कोई, इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट इसको सबमिट करनी है, वो मंथली बेसिस पे सबमिट करनी है। और यहाँ पे इसकी पहली जो डेट होगी काम करने की वो 1 जनवरी 2025 होगी, 12 बजे। 12 बजे से पहले पहले इनको ये काम सबमिट करना होगा बेसिकली। अब यहाँ पे मास्टर शीट में अगर आप जाओगे तो मास्टर शीट में क्या होगा, टास्क लिस्ट शीट से उठ के सारा डेटा अब मंथली बेसिस का है तो मंथली बेसिस में असाइन हो जाएगा 12 महीने के लिए। अगर यहाँ पे डेली बेसिस का है तो मंथ में जितने भी डेज आएंगे वर्किंग उस पे असाइन हो जाएगा काम और पूरे ईयर के लिए असाइन हो जाएगा। अगर आप वर्किंग डे कैलेंडर में जाओगे तो वर्किंग डे कैलेंडर में 2025 की वो सारी की सारी डेट्स आ जाएगी जहां पे संडे नहीं आएगा, बेसिकली वर्किंग डे जो होंगे हमारे। और यहाँ पे मैंने आपके लिए एक हॉलीडे वाली लिस्ट भी बनाई है। हॉलीडे वाली लिस्ट वो सारी की सारी डेज की लिस्ट है जहां जहां पे कंपनी हमें छुट्टी ऑफर करती है। तो आपकी कंपनी या फैक्ट्री में जो जो छुट्टियां हो आप वो यहाँ डाल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे रिपोर्ट शीट आपको देखने के लिए मिलेगी। रिपोर्ट शीट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। रिपोर्ट शीट बेसिकली इसी पूरी की पूरी चीज का एक कंक्लूजन होगा जिसकी मदद से हम एम्प्लॉय को प्रमोशन या फिर डिमोशन देंगे। उसकी सैलरी बढ़ानी है या फिर उसकी सैलरी उतनी ही रखनी है, ये डिसाइड करेगा कंपनी का जो मालिक होगा। आई होप आपको ये बेसिक ओवरव्यू उसका समझ में आ गया होगा। और अगर आप यहाँ पे एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऐप स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। ऐप स्क्रिप्ट में वर्किंग डेज और टास्क जनरेटर के नाम से दो आपको स्क्रिप्ट देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो इन सारी की सारी शीट्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इतनी सारी कोडिंग की है। और टास्क जनरेटर में आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी कोडिंग की गई है जिसकी मदद से ये टास्क जनरेट करता है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे वर्किंग डे कैलेंडर निकालना सिखा देता हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ पे उस ईयर का नंबर डालना है जिसकी आप वर्किंग डे निकालना चाहते हो। वर्किंग डेज निकालने के लिए आपको यहाँ पे वो ईयर डालना होगा जिसके लिए आप वर्किंग डेज निकालना चाहते हो। उसके बाद सिंपली आपको जनरेट डेट्स पे क्लिक करना होगा। लेकिन ध्यान रखना आप यहाँ पे नीचे वाला डेटा डिलीट मत करना। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली इस डेटा को डिलीट कर देगा और 2025 के लिए ये वर्किंग डेज निकाल के आपको दे देगा कुछ इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे स्क्रिप्ट रन हो रही है अभी, और स्क्रिप्ट रन जैसे ही फिनिश हुई तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक्सक्लूडिंग संडेज उसने वो सारी की सारी डेट्स निकाल के मुझे दे दी जिस जिस दिन काम होगा कंपनी के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप हॉलीडे वाली शीट में जाओगे तो हॉलीडे में ऐसा तो है नहीं कि फैक्ट्री के अंदर या कंपनी के अंदर सिर्फ संडे को ही छुट्टी रहती है। कुछ हॉलीडेज ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं। जिस दिन आपको कंपनी या फैक्ट्री को बंद रखना होगा तो वो लिस्ट आप यहाँ पे डाल दोगे अपने हॉलीडेज की, और इन दिनों को भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा वर्किंग डेज कैलेंडर निकालते टाइम पे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे मास्टर शीट में आ चुका हूँ और टास्क लिस्ट में मैंने जो जो वर्क असाइन किए हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे टास्क जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही मैं फैच टास्क फ्रॉम टास्क लिस्ट करूंगा, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे टास्क ऑटोमेटिकली जनरेट होने शुरू हो जाएंगे एम्प्लॉयज के लिए। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मंथली बेसिस पे हो गई, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डेली बेसिस पे हो गई स्टार्ट। तो आप देखेंगे ये जनरेट होता जा रहा है, जनरेट होता जा रहा है, अनटिल एंड अनलेस ये वर्किंग डे कैलेंडर वाले लास्ट डेट तक नहीं पहुंच जाता।
तो ये जनरेट होता चला जाएगा। इन केस अगर आप यहाँ पे किसी और एम्प्लॉय को कोई और टास्क असाइन करना चाहते हो, यहाँ पे एक और अच्छी चीज ये है कि ये लास्ट असाइन टास्क के नीचे से ही स्टार्ट होगा टास्क जनरेट करना। तो अभी तो यहाँ पे टास्क जनरेट हो रहे हैं, तो मैं इसको पहले जनरेट होने देता हूँ। तो यहाँ पे मई, जून, जुलाई के टास्क जनरेट होंगे, फिर दिसंबर के भी टास्क जनरेट होंगे। इस तरीके से पूरे ईयर के ये टास्क जनरेट कर देगा। तो इसको एक बार हो जाने देते हैं हम। यहाँ पे हम अगस्त में पहुंच चुके हैं अब तक, सितंबर आ गया। तो ये पूरा दिसंबर तक ही जनरेट करेगा सभी के सभी टास्क को जो जो आपने असाइन किए हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप टास्क रिमूव करने के बाद ही नए टास्क असाइन करना, क्योंकि वो डुप्लीकेसी आ जाएगी आपके मास्टर शीट में। तो डुप्लीकेसी नहीं आनी चाहिए मास्टर शीट में, है ना। दूसरी चीज, यहाँ पे टास्क क्योंकि पूरे ईयर के असाइन हो रहे हैं तो टाइम लगता है। और गूगल स्क्रिप्ट की एक दिक्कत ये है कि वो 6 मिनट से कम टाइम तक ही स्क्रिप्ट को रन करती है। अगर 6 मिनट से ज्यादा टाइम होगा स्क्रिप्ट रन होने में तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। तो आप ऐसा मत करना कि आपने टास्क जनरेशन पे लगा दिए और वो 6 मिनट से ज्यादा टाइम लग गया उसमें, और फिर आपको पता लगेगा कि यार टास्क तो असाइन हुए नहीं, है ना। तो अब हमने टास्क तो जनरेट कर लिए। यहाँ पे अब हम रिपोर्ट बनाना सीखेंगे इस मास्टर शीट के बेसिस पे, और एक फॉर्म भी बनाना सीखेंगे हम। बेसिकली वो फॉर्म यूज किया जाएगा एम्प्लॉय को देने के लिए, और एम्प्लॉय अपना काम करने के बाद उस फॉर्म को फिल करेंगे और हमारे पास यहाँ पे टाइम स्टैम्प जनरेट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें रिपोर्ट किस तरीके से जनरेट करनी है। रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेना अपनी गूगल शीट के अंदर। रिपोर्ट की शीट बनाने के बाद यहाँ पे अब हमें डूअर नेम्स को सेलेक्ट करने के लिए एक ड्रॉप डाउन बनाना होगा, सो दैट यहाँ पे हमारे पास उस पर्टिकुलर पर्सन की टास्क आईडी, टास्क नेम जनरेट होके आ जाए यहाँ पे। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम डूअर नेम के आगे वाले सेल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, ऐड रूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अब यहाँ पे हमें ऑप्शन लेना है ड्रॉप डाउन फ्रॉम ए रेंज। यहाँ पे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाके सेटिंग वाली शीट में जाने के बाद हम यहाँ पे इस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। हमें A2 से स्टार्ट करना है लेकिन A7 तक रुकना नहीं है, क्योंकि हमें पता है फ्यूचर में हमारे नेम ऑफ एम्प्लॉयज की लिस्ट बढ़ सकती है। हमारी कंपनी में नई ज्वाइनिंग होगी तो उसके लिए भी हमें टास्क असाइन करने होंगे। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूंगा, डन करूंगा। जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे रिपोर्ट में हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है, लेकिन ये यहाँ पे चिप के फॉर्म में आ रही है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चिप के फॉर्म में से हटा के एरो के फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हमें वैल्यू कंटेन्स 1 फ्रॉम रेंज इस पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में हमें जाने के बाद एरो पे क्लिक करना होगा। डन करेंगे यहाँ पे तो हमारी चिप जो है वो एरो में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वो सारे की सारी डिटेल्स लेके आनी है जो बेसिकली इस पर्टिकुलर पर्सन से या इन पर्टिकुलर पर्सन में से किसी एक से बिलोंग करती हो। तो अब हम देख लेते हैं कि मास्टर शीट में से हमें डेटा किस तरीके से उठाना है और उसको अपने हिसाब से फॉर्मेट किस तरीके से करना है। तो इसके लिए हम एक क्वेरी का फंक्शन लगाएंगे, और क्वेरी में हमें से डेटा पूछा जाएगा। तो मास्टर शीट में जाने के बाद हम डेटा पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि डेटा हमारा A2 से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन E2 तक खत्म नहीं है। इसलिए हमें E2 नहीं लेना है, ई पूरी की पूरी कॉलम लेनी है, क्योंकि फ्यूचर में हमारे टास्क कभी भी इंक्रीज हो सकते हैं। अब क्वेरी हमें यहाँ पे लिखनी है कि सेलेक्ट एवरीथिंग के लिए स्टार लगाएंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे। अगर आप एवरीथिंग लोगे तो सारी की सारी चीजें वहां से उठ के आ जाएगी, लेकिन हमें सारी की सारी चीजें नहीं चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे देख लेंगे, हमें सिर्फ टास्क आईडी चाहिए। टास्क आईडी हमारी मास्टर शीट में पहले नंबर पे है, और यहाँ पे टास्क नेम चाहिए हमें, जो कि हमारी तीसरे नंबर पे है। तो हमें यहाँ पे बोलना पड़ेगा इसको कि सेलेक्ट कॉलम 1 कोमा कॉलम 3 एंड कोमा कॉलम 5। टास्क आईडी, टास्क नेम हमें चाहिए और प्लान डेट एंड टाइम चाहिए, राइट। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। और कॉलम में COL हम छोटा लेंगे, क्योंकि पूरा पूरा बड़ा नहीं लिख सकते हम, सी बड़ा लेना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे क्वेरी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है तो यहाँ पे हम थोड़ी सी भी गलती नहीं कर सकते, कुछ इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास वो डेटा तो उठ के आ गया, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे वो पूरा का पूरा डेटा इसने उठा लिया। हमें सिर्फ और सिर्फ अमित कुमार का डेटा चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेयर क्लोज लगाएंगे, वेयर कॉल कॉल टू हम बोलेंगे, क्योंकि कॉलम 2 हमारी जो है उसमें डूअर नेम लिखे हुए हैं। कॉल टू ये लगाएंगे और डबल कोट लगाएंगे कुछ इस तरीके से, एंड लगाएंगे। कॉल टू इज इक्वल, कॉल टू इज इक्वल जो है हमारा वो किसके बराबर है, B1 के।
कुछ इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो हमारे पास यहाँ पे वो टास्क निकल के आ गए जो बेसिकली अमित कुमार के टास्क है। अगर यहाँ पे मैं अमन कुमार लूंगा और अगर यहाँ पे मैं अमन शर्मा लेता हूं तो अमन शर्मा के टास्क निकल के आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर अमित कुमार लेता हूं तो अमित कुमार के टास्क आ रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज वेल एंड गुड। हमारा टास्क जनरेशन का तो काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम देख लेते हैं कि हमें लिंक किस तरीके से जनरेट करना है। और जैसे ही यहाँ पे लिंक पे क्लिक किया जाए तो यहाँ पे एक्चुअल टाइम उसका आ जाए कि इसने कितने बजे इस काम को किया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उसका काम निकल के आ रहा है कि उसको इतने इतने बजे ये काम करना है हर डे पे, राइट। तो चलिए देख लेते हैं इसको किस तरीके से करेंगे हम। सो यहाँ पे लिंक बनाने के लिए हमें एक फॉर्म क्रिएट करना होगा। इसके लिए हम टूल्स में जाएंगे, क्रिएट न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो है वो डालना होगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, टास्क आईडी यहाँ पे लिख देंगे एंड यहाँ पे चेकलिस्ट शीट, हम चेकलिस्ट शीट ही रहने देंगे, बस चेकलिस्ट रहने देंगे कुछ इस तरीके से। और इस फॉर्म का नाम भी मैं सिर्फ चेकलिस्ट कर देता हूँ, बस यहाँ पे इतना ही रखेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद इसको पब्लिश कर देंगे, पब्लिश करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम पब्लिश्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पब्लिश हो चुका है ये। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं एक प्री फिल फॉर्म क्रिएट कर लूंगा। प्री फिल फॉर्म क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं टास्क आईडी एक करूँ, गेट लिंक करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास एक लिंक क्रिएट हो चुका है इसका। और ये लिंक हम यहाँ पे डाल देंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, राइट। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। यहाँ पे फॉर्म रिस्पॉन्स हमारा देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिवर्ट टू अनफॉर्मेटेड डेटा कर दूंगा। यहाँ पे टाइम स्टैम्प को मैं आगे ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और टास्क आईडी आप देखेंगे ये इधर है टास्क आईडी। और अगर यहाँ पे मैं रिपोर्ट में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे एक लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ऑप्शन लगाऊंगा हाइपर लिंक का। और हाइपर लिंक में मेरे से ये यूआरएल पूछेगा तो यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। और यहाँ पे जो वन है, ये वन मैंने टास्क आईडी जनरेट की थी जब मैंने यहाँ पे प्री फिल्ड लिंक को फेच किया था। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डबल कोट लगाऊंगा एंड यहाँ पे एंड लगाऊंगा। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे उस वाली टास्क आईडी का रेफरेंस कनेक्ट कर दूंगा, बेसिकली जो मेरी यहाँ पे लिखी हुई है। तो A3 से लेके ए मैं पूरा ले लूंगा कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये टास्क आईडी पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो टास्क आईडी आएगी वो 10 लिख के आएगी। तो ये प्री फिल्ड लिंक का फायदा है। अब मैं यहाँ पे इसको फ्रीज कर देता हूँ F4 की मदद से। एंड देन यहाँ पे जाने के बाद हाइपर लिंक के फॉर्मूला को मैं एरो फॉर्मूला से पूरा कवर अप कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से जनरेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे टास्क आईडी भी नहीं है मेरी, वहां पे भी एक फॉर्म क्रिएट हो चुका है, लिंक क्रिएट हो चुका है। वो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाऊंगा। इफ लगा के मैं बोलूंगा अगर A3 से लेके ए बराबर है खाली के, ब्लैंक सेल के बराबर है, तो मैं चाहूंगा कुछ ना हो, अदरवाइज क्या हो जाए, हाइपर लिंक का फॉर्मूला लग जाए। तो अब आप नीचे जाके देखेंगे तो जहां पे अगर ये खाली है, अगर मैं यहाँ पे एक लिख दूंगा तो यहाँ पे तभी जनरेट होगा लिंक। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हमें कुछ नहीं करना। अब जस्ट सपोज कि मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, इस पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूं। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया तो ये सबमिट हो गया। रिस्पॉन्स में के लिए यहाँ पे आप देखोगे रिस्पॉन्स कनेक्ट हो चुका है इसका। लेकिन ये जो टाइम स्टैम्प है ना, ये टाइम स्टैम्प हमें उठा के यहाँ पे रिपोर्ट में लानी होगी। तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए हम करेंगे वीलुकअप। वीलुकअप करने के बाद सर्च की हमसे पूछी जाएगी, तो सर्च की पूरी की पूरी है A3 से लेके ए, राइट। और ये रेंज पूछ रहे हैं हमसे, तो रेंज मतलब ये कहाँ मिलेगी, बेसिकली जो डेटा है वो कहाँ मिलेगा। तो डेटा तो भैया हमारा फॉर्म रिस्पॉन्स में है A2 से लेके B पूरा का पूरा, राइट। और ये इंडेक्स पूछ रहा है तो इंडेक्स सेकंड है। एंड 0 मैं दबाऊंगा, एंटर दबाऊंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे ये इसने मेरा निकाल के दे दिया कि ये जो हमारी टास्क आईडी थी, इसका काम इसको इतने बजे दिया गया था, लेकिन इसने किया कितने बजे, 28 दिसंबर को किया 8:41 पे। मतलब डिले है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं आपको क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, एरे फॉर्मूला का यूज कर दूंगा, एंटर दबाऊंगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन लगाऊंगा कि मैं इफ एरर, कि अगर इसके अंदर एरर है ना, तो मैं चाहता हूं क्या हो, तो कुछ ना हो, दिखाए ना कुछ भी। अब जस्ट सपोज कि मैं इसको भरता हूं, इस फॉर्म को भरता हूं मैं, मान के चलिए ये वाला फॉर्म। अब देखो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे, तो देखो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइम स्टैम्प जनरेट कर दी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।
अब हम देखेंगे कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो को हम डैशबोर्ड में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे ये जो हमारी मास्टर शीट है वो हम अपने एम्प्लॉय को शेयर करें और हमारा एम्प्लॉय आए इसमें मास्टर डेटा को उड़ा दे, यहाँ से डिलीट कर दे। हम नहीं चाहेंगे ये ऐसा कुछ करे। ठीक है, तो इस पूरी रिपोर्ट वाले सेक्शन को हम क्या करेंगे, एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर देंगे और वहां से डैशबोर्ड से हम उस डैशबोर्ड को एम्प्लॉय को शेयर करेंगे। एम्प्लॉय अपना डैशबोर्ड चेक करेगा और डैशबोर्ड चेक करने के बाद उसको ये काम दिख जाएगा कि उसको ये काम करना है पूरे डेली बेसिस पे।